हाय गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक्सरसाइज। मैं आपका दोस्त आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको एक ऐसे सेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत सारे एसएससीज को पता नहीं होता है, जिस वजह से वो उसकी डिडक्शन को क्लेम करने से रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेक्शन 80 जीजी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में, जो कि हमें डिडक्शन प्रोवाइड कराता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। तो सेक्शन के बेनिफिट को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई सेक्शन का बेनिफिट ले सके। दोस्तों, सेक्शन 80 जीजी एक डिडक्शन है जो कि हमें चैप्टर 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर मिलती है इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड। मतलब हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो भी रेंट पेड करा है उसके ऊपर हम ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, इसकी कितनी क्वांटम ऑफ डिडक्शन होती है, कौन कौन सी कंडीशन हमें फुलफिल करनी होती है इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए, और एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको इसको बेटरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये एप्लीकेबल होता है हर इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दैट इज एचयूएफ के ऊपर। तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये किसी भी कॉर्पोरेट टैक्स पेयर, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। सिर्फ इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे जरूर ध्यान रखनी है कि ये किसी भी उस पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता जिसने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी एचआरए की एग्जेम्पशन को क्लेम करा है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर एचआरए को एग्जेम्पशन को क्लेम करा है तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, ना आप इसकी डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। एचआरए एग्जेम्पशन की वीडियो हम आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं और उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अब हाँ, उस वीडियो के थ्रू जाके आप एचआरए को भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेक्शन में कितना क्वांटम ऑफ डिडक्शन होता है और कैसे कैसे हमें कैलकुलेट करना होता है। दोस्तों, हमें 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं इस वीडियो के अंदर जिसको हमें कैलकुलेट करना होता है, और जो भी उन तीनों में से लीस्ट होता है वो हमें अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउ हो जाता है। तो आइए तीनों क्राइटेरिया को एक बार देख लेते हैं कि उन तीनों क्राइटेरिया की कंडीशन क्या क्या होती है। तो दोस्तों, पहली कंडीशन होती है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% द एडजस्टेड टोटल इनकम, कि आपने जितना रेंट पेड करा है उसमें से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। एडजस्टेड टोटल इनकम के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड कंडीशन होती है 5,000 रुपीज़ पर मंथ, दैट इज रुपीज़ 60,000 पर एनम। और थर्ड कंडीशन होती है 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो दोस्तों, ये तीनों कंडीशंस को आपको कैलकुलेट करना है और जो भी इस अमाउंट, जो भी इन कैलकुलेशन में लीस्ट अमाउंट आएगा इन तीनों में से, वो आपको अलाउ हो जाएगा एज एन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजी। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम किसको कहते हैं और इसमें कौन कौन सी हमें इनकम एक्सक्लूड करनी होती है। एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब सारी की सारी इनकम, हर हेड की इनकम, लेकिन उसमें से कौन कौन सी एक्सक्लूड करनी होती है उसको हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज बाइफिकेट कर दिया है, जो एक बार हम साथ में पढ़ लेते हैं कि टोटल इनकम में से हम एक्सक्लूड करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, सेकंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। तो आपको जरूर ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाले को ही आपको एक्सक्लूड करना है। या फिर थर्ड पॉइंट होता है इनकम अंडर सेक्शन 115A और 115D, कि जो भी सेक्शन 115A और 115D के अंदर इनकम आ रही है आपको उसको एक्सक्लूड करना है। और चौथा कि जितनी भी डिडक्शन हमने 80C से 80U तक कैलकुलेट करी है उन सबको आपको एक्सक्लूड करना होगा इस सेक्शन की एडजस्टेड टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। और आपको ये बात भी ज़रूर ध्यान रखनी होगी कि इनकम को एडजस्टेड टोटल इनकम तभी माना जाएगा जब उसमें हम सेक्शन 80 जीजी की डिडक्शन को भी कवर नहीं कर रहे होंगे। तो दोस्तों, ये 5 हेड है जिसका आपको ध्यान रखना है एडजस्टेड टोटल इनकम बनाते वक्त। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, 115A या 115D सेक्शन के अंदर जो इनकम होती है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और 80 जीजी की भी डिडक्शन उसके अंदर अलाउ नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं इसके अंदर जो हमें फुलफिल करनी होती है इस सेक्शन को क्लेम करने के लिए। तो हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में कंडीशन दिखाते हैं कि 4 कंडीशन है यहाँ पे जो हमें फुलफिल करनी होती है, उसके बाद ही हम इसको क्लेम कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन जो होती है कि हमें फॉर्म 10BA सबमिट करना होता है जिसमें हमारी रेंट की डिटेल जाती है। जी हाँ, जब आप इसको फाइल करने जा रहे हैं और अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है तो जैसे आप मैट के लिए 29B फॉर्म फाइल करते हैं वैसे ही आपको 80 जीजी के लिए आपको फॉर्म 10BA भी फाइल करना पड़ेगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल जाएगी, आप किसको रेंट पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं।
सेकंड कंडीशन होती है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए या फिर आप सैलरीड भी होने चाहिए, लेकिन सैलरीड के केस में जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने एचआरए अगर नहीं क्लेम करा है तो आप यहाँ पे इसको क्लेम कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन, चाहे आप हो, आपकी स्पाउस हो या माइनर चाइल्ड हो या फिर कोई वो एचयूएफ हो जिसके आप मेंबर हो, उनके नाम पे कोई भी रेजिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए उस प्लेस पे जहाँ पे आप करंटली रिसाइड कर रहे हैं। अगर आप, आपकी स्पाउस, आपके माइनर चाइल्ड या फिर वो एचयूएफ जिसमें आप मेंबर हैं, वो कोई भी अगर प्रॉपर्टी उनके नाम पर है तो आप इसमें सेक्शन के अंदर एलिजिबल नहीं होते डिडक्शन क्लेम करने के लिए। एंड चौथी कंडीशन, इन केस अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन करते हैं किसी भी प्लेस पे जिसके लिए आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करी जाती है अंडर एप्लीकेबल सेक्शन, तो इस सेक्शन 80 जीजी के अंदर आपको कोई डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ये 4 कंडीशन होती है जो हमें फुलफिल करनी होती है, उसके बाद ही हम सेक्शन 80 जीजी का बेनिफिट उठा सकते हैं। अदरवाइज हम सेक्शन 80 जीजी के लिए हम एलिजिबल नहीं होते। तो दोस्तों एक बार चारों कंडीशन रिवाइज करके लेते हैं, फिर जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फॉर्म 10B हमें सबमिट करना होता है। हम सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए, सैलरीड होने चाहिए, जो एचआरए क्लेम नहीं करेगा। हमारे ऊपर, हमारी स्पाउस के ऊपर या फिर माइनर चाइल्ड या एचयूएफ जिसमें मेंबर है उनके नाम पे कोई रेजिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं होना चाहिए उस प्लेस पे जिसमें हम करंटली रिसाइड कर रहे हैं। एंड चौथी कंडीशन, इन केस अगर हमारे नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी है किसी भी जगह पे और उसके लिए हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट हो रही है अंडर एप्लीकेबल सेक्शन एज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तो हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगी सेक्शन 80 जीजी के अंदर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इस सेक्शन को एक एग्जाम्पल के थ्रू और बेटर एक्सप्लेन करते हैं। तो हमने आपको नेक्स्ट स्लाइड में जैसे आप अपना एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, मिस्टर ए है जो रेंट पे कर रहे हैं 10,000 पर मंथ। हिज टोटल इनकम बिफोर LTCG एंड STCG एंड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG इज रुपीज 4,80,000। दैट मीन्स हमें एग्जाम्पल के अंदर ही एडजस्टेड टोटल इनकम गिवन है। तो कितनी डिडक्शन होगी जो सेक्शन 80 GG के अंदर वो अलाउ कर सकते हैं। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था कि क्वांटम ऑफ डिडक्शन के लिए हमें 3 कंडीशन देखनी होती है। पहली कंडीशन, अमाउंट कैलकुलेटेड एट रुपीज 5,000 पर मंथ, मतलब 60,000 पर एनम। सेकंड कंडीशन, 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। अब इस क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया कि हमें एडजस्टेड टोटल इनकम ऑलरेडी गिवन है 4,80,000, तो उसका हम 25% निकालेंगे, दैट इज 1,20,000। एंड थर्ड कंडीशन, टोटल रेंट पेड लेस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। तो रेंट पेड यहाँ पे हमें दे रखा था 10,000 पर मंथ, मतलब 1,20,000 रुपये पर एनम। उसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ 4,80,000, दैट इज 48,000 इज इक्वल टू रुपीज 72,000। तो हमने तीनों के थ्रू कैलकुलेट कर लिया है। फर्स्ट में हमारा आया रुपीज 60,000, सेकंड में आया रुपीज 1,20,000 है, थर्ड में आया रुपीज 72,000। तो जैसा मैंने आपको बताया था इन तीनों में जो लीस्ट होगा दैट इज रुपीज 60,000, वो हमें अलाउड हो जाएगा एज एन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GG। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।